एक राजा के दरबार में एक दिन एक आदमी आके बोला, महाराज मुझे एक नौकरी चाहिए, कृपया आप मुझ पर दया कीजिए। बादशाह उस आदमी को देखा और बोले, बताओ तुम्हें क्या आता है। ये सुनते ही आदमी बादशाह से कहने लगे, महाराज मैं किसी का चेहरा देखकर कोई भी इंसान या जानवर की जाति या वंश के बारे में आपको बता सकता हूँ। बादशाह मन ही मन सोचने लगे, वाह अद्भुत है, तो देखता हूँ इसके हुनर को। बादशाह ने इस आदमी को अपनी घोड़े की देखरेख की काम में नियुक्त किया। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने उस आदमी को दरबार में तलब किया और अपने सबसे पसंदीदा घोड़े के बारे में उससे पूछा कि बताओ तो मेरी इस घोड़े की नस्ल कैसी है। इसके जवाब में आदमी बोले, जहाँपना इस घोड़े की नस्ल अच्छी नहीं है। ये बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उससे बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो। मैंने इसकी नस्ल देखकर ही 1000 दिरहम सोना खर्च करके उसे खरीदा था, इसको बड़ा किया, और तुम बोल रहे हो कि इसकी नस्ल खराब है। पर आदमी फिर भी अपने सिर हिलाते हुए अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर क्या था, उस घोड़े विक्रेता को बंदी बनाने के लिए बादशाह ने आदेश दिया। घोड़े बेचने वाला दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह उससे कहा, झूठ मत बोलना, नहीं तो मुंडी कटेगी। घोड़े बेचने वाला डरकर बोला, जहाँपना मुझे माफ़ कर दीजिए, असल में इस घोड़े की माँ मर चुकी थी जब वो छोटा था, इसलिए तब से उसे गाय का दूध पिलाकर ही मैंने बड़ा किया। बादशाह अपने सिर हिलाते हुए फिर उस इंसान से कहा, तुमने इसे पकड़ कैसे लिया। फिर वो इंसान बोले, जहाँपना घोड़े हमेशा सिर झुकाकर घास मुंह में लेके सिर उठाकर खाते हैं और एक घोड़ा गाय की तरह सिर झुकाकर खाता है। राजा इस बात पर खुश होकर करीब 100 मुर्गियाँ उसको भेंट की। कुछ दिनों के बाद राजा फिर से उस इंसान को दरबार में तलब किया और कहा, मेरी रानी का वंश कैसा है, उसके वंश का परिचय तुम्हें बताना होगा। उसके माता पिता कैसे थे तुम्हें बोलना होगा। आदमी बोले, जहाँपना मुझे 2-4 दिन की मोहलत दीजिए। कुछ दिनों के बाद वो आदमी दरबार में आकर बोलने लगे, जहाँपना मैं रानी माता और उसके वंश के बारे में कुछ बोलने से पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप मुझ पर क्रोध में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेंगे। पहले आप इस मुद्दे की जड़ तक जाएंगे, देखेंगे। राजा बोला, अच्छा ठीक है। फिर वो इंसान बोले कि रानी माँ कोई राज परिवार की बेटी है ही नहीं, वो एक साधारण परिवार की बेटी है। राजा इस बार सच में क्रोधित हुआ। अपने से देखकर परिवार की पसंद से ही अन्य किसी राज्य की राजा की बेटी से ही उन्होंने शादी की, और कौन है, कहाँ से आया है और आकर बोल रहा है कि इस राज्य की रानी राज परिवार की बेटी नहीं। जो भी हो, महाराज ने जुबान दी थी कि पहले वो खुद इसे देखेंगे, इसीलिए राजा ने अपनी सास को सच बोलने के लिए विवश किया। एक बिंदु के बाद सास भी टूट गया और बोला, बेटा सच कहूँ तो तुम्हारे ससुर और तुम्हारे पिता मिलकर ये वादा किया था कि मेरी बेटी तुम्हारी ही बहू बनेगी, लेकिन मेरी बेटी की 6 महीने की उम्र में देहांत हो गई। हम उसको बचा न सके, तभी हम उसी उम्र की दूसरे की बेटी लाकर पाला बड़ी की, और वही आज तुम्हारी पत्नी है। जो भी हो, बादशाह उस आदमी को एक झुंड भेड़ बकरियां उपहार देकर पूछा कि तुमने अंदाजा कैसे लगाया। उस आदमी ने बोला, महाराज रानी माँ जिस भाषा में नौकर चाकर से बात करती है या व्यवहार करती है, वो किसी राजकुमारी या राजमाता की परिचय नहीं है। महाराज खुश हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर महाराज उसे दरबार में तलब करके बोला, सबके बारे में तो बोल चुके हो, अभी कुछ मेरे बारे में भी बोलो। मेरे वंश के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। आदमी बोले, जहाँपना इस बारे में मैं अभी बोल सकता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मेरी जान को अब बख्श देंगे, इसकी गारंटी चाहिए। राजा बोले, अच्छा ठीक है, बोलो। फिर उस इंसान ने कहा, महाराज माफ़ी चाहता हूँ, आप कोई राजा का बेटा है ही नहीं, बल्कि एक किसान का बेटा है। ये सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। पूरे महलों में कोहराम मच गया। राजा कैसे इस आदमी की सिर धड़ से अलग करेगा, ये सोचते सोचते अपनी माँ से इस बारे में जानना चाहा। राजमाता तभी बोली, उस आदमी ने एकदम ठीक कहा। जब हमारे परिवार में एक भी पुत्र संतान जन्म ना होने की वजह से जब महाराज को चिंता होने लगी,
सिंहासन पर सवाल उठने लगा, तभी एक किसान के परिवार से तुम्हें लाया था एक भरोसेमंद वजीर साहब। बादशाह ने इस बार विनम्र होकर उस आदमी से पूछा कि आपको मेरे बारे में कैसे पता चला। ये पकड़ना आसान था जहाँपना, उस आदमी ने बोला। आप अगर सच में राजा का संतान होते तो पुरस्कार में आप मुझे हीरे, मोती, स्वर्ण मुद्राएं देते, लेकिन आप वो सब छोड़कर आप मुझे गाय, बकरी और मुर्गी ये सब उपहार दिए। और रही बात राजमहलों की, कोई भी उत्सव में अतिथि को शाही भोजन न करवा के, हमेशा धार्मिक अवसरों पर बिना मिठाई शाही पकवान न बांट के आप सबको खिचड़ी खिला के ही काम चलाते हैं। और जाहिर सी बात है, इसमें कोई सी भी एक राजकुमार का परिचय है ही नहीं। और फिर क्या था, राजा शर्म से जोर जोर से हंसने लगा। अपनी बानी बताती है इंसान कैसा है, घमंड बताता है पैसा कितना है, सपने कहते हैं भविष्य कैसा होगा, तर्क बोलता है कि ज्ञान कितना है, संस्कार बोलता है कि परिवार कैसी, और आपकी पसंद से पता चलता है कि आपके विचार कैसे है। रहने का घर छोटा हो चलेगा, लेकिन दिल का घर बड़ा होना चाहिए। स्त्री को तू शब्द कहकर बुलाने से क्या होता है। देखिए, आपकी स्त्री हो या कोई भी लड़की हो, कभी तू शब्द का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लड़कियों को नकल करने की आदत होती है। आप अगर उसे तू शब्द प्रयोग करके बात करेंगे तो कभी न कभी वो भी आपको तू कहने की दुस्साहस करेगी, जो एक लड़के कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक लड़की के पास सबसे प्यारा जो इंसान है वो इसके पति होते हैं। इसीलिए अपनी स्त्री को तू कभी मत बोलिए। जब नॉर्मल रहे तब तुम कहकर बोलिए, और जब क्रोधित हो तो आप शब्द का प्रयोग करें, कभी तू मत बोलिए। एक सड़ा हुआ आम पूरी पेटी को बर्बाद करती है, उसी तरह एक बुरे इंसान चाहे तो कईयों की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। मिडिल क्लास लाइफ भी अजीब है। कपड़े खरीदेंगे तो जूते फटेंगे, जूते खरीदेंगे तो पैंट फटेगी, पैंट खरीदने पर अंडरवेयर, और जब सब खरीद लेंगे तो जेब फट जाएगी। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर की होती है नसीब, 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। मगर ये चारों के चारों 4 अक्षर के शब्द मेहनत के सामने छोटे हैं। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। किसी को दिल से प्यार करोगे तो बेशर्म होना ही पड़ेगा। यही सच है, बुरे वक्त नहीं रहेगा। हो सकता है जल्दी चला जाए, लेकिन बुरे वक्त में साथ ना देने वाले इंसान अच्छी तरह से पहचान लिया। लाइफ में बहुत पैसा कमाओ या नहीं ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईमानदार रहो, क्योंकि इससे तुम्हारी रातों की नींद जरूर पूरी होगी। जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिश्ते बनाते हैं वो लोग आसमान की तरह होते हैं, जो किसी भी टाइम अपना रूप बदल सकते हैं। और जो बिना स्वार्थ के रिश्ते बनाए, ऐसे लोग पेड़ की तरह होते हैं, जो हमेशा छाया देते हैं।